हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान, उनका शासन कैसा था। तो इस बारे में हम देखेंगे। तो अब देखिए, हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। और क्या आपने ऐसा आपको ऐसा लगा कि कहीं पर किसी बड़ी राजधानी की बात हो रही हो, है ना, या किसी बड़े साम्राज्य की बात हो जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो इसकी वजह क्या है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर जो है 12वीं शताब्दी में बना था। मतलब इससे पहले 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली का जिक्र हमें नहीं मिलता है। तो पहले क्या होता था कि जो तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हरा दिया था। चौहान हमने पढ़े थे, जिन्हें चौहान कहा जाता था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो सबसे शक्तिशाली राजा था। तो उन्होंने तोमरों को हरा दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही फिर दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनती गई। मतलब जबकि तोमर और चौहानों का जब समय चल रहा था, तब दिल्ली बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभर रही थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे। मतलब दिल्ली को जैसे पहले दिल्ली कहा जाता था, तो उस समय फिर सिक्के भी बनने शुरू हो गए थे। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल जाती है जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब 13वीं सदी में दिल्ली बहुत बड़े केंद्र बन जाती है, जिस पर से अगर जिसका राजा का शासन दिल्ली पर हो जाता था, तो वो पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लेता था। तो यहाँ पर मैप देखिए। हाँ, तो मैप में क्या है, 13वीं और 14वीं सदी में कुछ दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शहर हैं जो गिने चुने हुए इम्पोर्टेंट है। फिरोज़ाबाद है, और इधर कुतुब मीनार है। तो दिल्ली, यहाँ दिल्ली थी। ठीक है, मैप थोड़ा ब्लर है, बाकी चलो आप ऐसे ही देख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए हुए थे और उन्होंने दिल्ली, कुन्हा, सीरी और जहाँपनाह ऐसे शहर बनाए थे जो मैप में दिखाए गए हैं। दिल्ली, कुन्हा, सीरी और जहाँपनाह नाम के ये शहर हैं। हाँ, ये शहर इन्होंने बसाए थे सुल्तानों ने। ठीक है, अब देखिए दिल्ली के शासकों का एक ये पूरी लिस्ट दी हुई है। मतलब दिल्ली पर किस शताब्दी में कौन से वंश का शासन चल रहा था। सबसे पहले तोमर वंश का शासन था, जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 शताब्दी में शुरू हुआ था ईयर में। उसके बाद तोमर में सबसे जो महत्वपूर्ण राजा था अनंगपाल, उसका समय काल ये था। उसके बाद तोमर के बाद आते हैं चौहान राजवंश, राजपूत आते हैं। ठीक है, ये राजपूत वंश की दी हुई है। ये दो थे राजपूत वंश, तोमर और चौहान। तो चौहानों का कब समय था, 1165 से 1192 तक। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा था पृथ्वीराज चौहान, तो जिन्होंने पहले मोहम्मद गौरी को हराया और फिर ये खुद हार गए थे। उसके बाद तुर्की का शासन, जो तुर्की साम्राज्य था, उसका शासन 1206 से 1290 तक रहता है दिल्ली पर। और इसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और फिर इसकी बेटी रज़िया सुल्तान और फिर गियासुद्दीन बलबन, तो ये महत्वपूर्ण शासक रहे हैं तुर्की वंश के। तो इसमें जो रज़िया थी वो अकेली महिला थी जिन्होंने शासन संभाला था। और इसके बाद आता है खलजी वंश। खलजी वंश में ये चलता है 1290 से 1320 तक। तो इसमें भी जलालुद्दीन खलजी महत्वपूर्ण था और उसके बाद अलाउद्दीन खलजी। इसमें और बहुत से छोटे छोटे शासक थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं जिन्होंने जिनका समय काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक रहा था। गियासुद्दीन तुगलक महत्वपूर्ण था, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तो ये तुगलक वंश के थे। उसके बाद आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक था, और खिजर खान 1414 से 1421 तक रहा था। इसके बाद आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 तक।
और धीरे धीरे इनके बाद फिर मुगल वंश, ऐसे आगे वंश चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको इसमें राजा देख लेने कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से वंश इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद क्या है, अब देखिए दिल्ली के सुल्तानों के बारे हमने पढ़ा, जितने भी ऊपर हमने पूरी लिस्ट देखी उसमें जितने भी वंश थे वो पूरे दिल्ली के सुल्तानों के वंश थे। तो उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, अभिलेख मिलते हैं हमें, सिक्के और स्थापत्य, मतलब कि जो भवन निर्माण की कला है उसके माध्यम से बहुत सूचना मिलती है। हमने पहले भी देखा था जो अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, या कोई भी उन्होंने कोई भी निर्माण करवाया, किसी भी इमारत का कुछ भी भवन बनवाया, तो उससे हमें पता चलता है कि ये किसने बनाया है ना। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख जो हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। मतलब कुछ ऐसे इतिहास लिखे गए थे जो कि फारसी भाषा में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पांडुलिपियों को तैयार करने के 4 वर्ण हैं। मतलब ये पूरे प्रोसेस से पांडुलिपि तैयार की जाती थी। सबसे पहले कागज़ तैयार होता था, आप देख सकते हैं, उसके बाद लिखने का काम होता था, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते थे या फिर कुछ इम्पोर्टेंट बात होती थी तो उसमें जो सोने को पिघलाकर उसमें लगा दिया जाता था, ये उसका प्रोसेस है। उसके बाद जिल्द तैयार होती थी पूरी एक, है ना, पहले अलग अलग पेजेस पर लिखकर फिर उनको इकट्ठा बांध दिया जाता था, इससे जिल्द तैयार होती है। तो ये पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो तारीख लिखते थे मतलब इतिहास के बारे में, वो सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि या दरबारी, और जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, न्याय संगत शासन के महत्व पर ध्यान देते थे। इसके बाद एक न्याय चक्र के बारे में लिखा हुआ है जो कि इतिहासकार ने लिखा है, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा है कि वो क्या लिखते हैं कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, क्योंकि वेतन के बिना नहीं जी सकते थे, और सैनिक जो वेतन के बिना नहीं जी सकते थे, वेतन आता है किसानों से, उनके द्वारा इकट्ठे किए हुए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है कि जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन राजा के शासन में होगा तो फिर खुशहाल किसान जो है खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, फिर वो राजस्व देंगे राजा को, राजा फिर सैनिक रखेगा, सैनिकों को वेतन दिया जाएगा और सैनिकों के रहते ही राजा का काम चलेगा। तो ये इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा है। कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में, मतलब गांव में नहीं रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। मतलब वो इतिहास इसलिए लिखते थे कि जो राजा महाराजा थे, जो शासक थे, वो उनको इनाम दे सकें। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद का आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। तो जो भी लेखक होते थे, है ना, लेखक में कौन होते थे, ब्राह्मण हो गए या फिर जिन्हें शिक्षा आती थी, है ना, कुछ कवि हो गए। तो ऐसे जो होते थे ये लेखकों को ये राजाओं को सलाह देते थे कि आप जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर जो समाज व्यवस्था है उसको बनाकर रखें। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब देखिए जन्मसिद्ध अधिकार क्या होते हैं। जन्म के आधार का विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मतलब कुलीन वर्ग वो होता है जिसमें राजा होते हैं, शासक होते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि इनको ऐसे अधिकार मिलता है जब वो किसी खास परिवार में जन्म लेते हैं, इसके कारण ही उन्हें शासन करने का अधिकार मिलता है। सन 1236 की अगर हम बात करें तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य थी, सक्षम थी। मतलब उनके 4 भाई थे, वो उनसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा है। वो मानते तो है कि वो अधिक सक्षम है ना, अधिक योग्य है, लेकिन
फिर भी वो रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। दरबारी भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से खुश नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। तो देखिए उस समय हम देख सकते कि महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि जब इतने बड़े घराने मतलब कि शासक परिवार की जो महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो उस समय जो आम जनता थी, जो आम महिलाएं होती थी, उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा बुरी होगी। तो फिर उसे वजह से 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। लिंग भेद क्या होता है? स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता, सामाजिक शारीरिक रचना संबंधी अंतर होना। आमतौर पर क्या लॉजिक दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा जो रज़िया सुल्तान थी वो अपने सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य थी। अब देखिए रज़िया के बारे में जो मिन्हाज-ए-सिराज क्या लिखते हैं, वो सोचते थे कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मतलब उनका ऐसा सोचना था कि स्त्रियां हमेशा पुरुषों के अधीन रहें, उनके नीचे रहें, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये प्रश्न पूछता है। रज़िया अपने अभिलेखों सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक इसके अलावा और भी मतलब जो हमें मिलते हैं कुछ ऐसे भी जानकारी मिलती है जिसमें महिलाओं ने शासन किया था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। मतलब काकतीय एक वंश था। उस वंश की रानी जो रुद्रमा देवी थी, उन्होंने व्यवहार से व रज़िया का व्यवहार बिल्कुल ही विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। हो सकता है उन्हें पता हो कि मुझे स्वीकार, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं महिला हूं तो मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने हो सकता है कि अपने जो पुरुष होने का दावा करते हों। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा अपनी रानी से मतलब स्नेह भरा संबोधन से उन्होंने ये नाम दिया होगा। तो ये तीन जो महिलाओं का शासक उनके बारे में हम देखते हैं, मतलब पढ़ते हैं, और ये मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा था। अब देखिए दिल्ली शासन का विस्तार कैसे होता है। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो यहाँ पर कुछ शहर दिए हुए हैं। शामुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा ये प्रमुख शहर जीते गए हैं। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, जब 13वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसके शुरुआती वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। मतलब कि शहरों से तो दूर संबंधित था, लेकिन दूर के जो भीतरी प्रदेश थे उनका नियंत्रण उन पर नहीं था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रस्त आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो व्यापार करते थे, कर लेते थे और लूटमार भी करा करते थे। भीतरी प्रदेश कौन से होते हैं? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हों, तो ऐसे इलाके होते हैं भीतरी प्रदेश। अब देखिए दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो ज़रा सी कमज़ोरी का आभास मिलते विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। मतलब जब भी पता चलता था अफगानिस्तान के शासकों को, हमलावरों को, कि अब वहाँ का शासक कमज़ोर है, तो वो विद्रोह कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था। इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। मतलब गैरिसन शहरों का जो स्थापन और विस्तार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय काल में हो रहा था। गैरिसन शहर क्या है? किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हों, तो गैरिसन शहर उन्हें कहा जाता है।
अब देखिए, सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी वो अभियान चले। उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों को स्थिति को मजबूत करना। तो इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, शिकारी संग्राहकों और चरवाहों या उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को मिल गई थी, मतलब उनको दे दी गई, और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए थे। तो दूसरा विस्तार क्या होता है कि सल्तनत की बाहरी सीमा पर, पहला तो सल्तनत की भीतरी सीमा में किया विस्तार, दूसरा बाहरी सीमा पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो दक्षिण भारत था उनको लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हो गए थे, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, मतलब पीक पर हो गए थे। इन अभियानों से सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को हरा दिया था, अपने दुश्मनों को और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक था और कितना प्रभावी था, ये जानना अभी तक बाकी है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का अभियान है, मतलब अभियान चलाते हैं जिसके ज़रिए वो अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली से ये दक्षिण की तरफ आना शुरू कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो ये उनका विस्तार के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वीं सदी में आखिरी दशक में जो बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, जो ऐसी मस्जिद थी और उसकी मीनारें बनी थी। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली-ए-कुहना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। जो मीनारें बनवाई गई थी वो तीनों शासकों के द्वारा बनाई गई थी। मस्जिद क्या होती है, अब देखिए। मस्जिद का क्या शाब्दिक अर्थ है? ऐसा स्थान जहाँ पर मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा, मतलब घुटना और माथा टेकते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान इकट्ठे होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म प्रदेश यानी कि खुतबा देता है, धर्म उपदेश देता है, और नमाज के दौरान ही मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर से दिशा को किबला कहा जाता है। मतलब जो मक्का की तरफ से जो दिशा होगी उसको किबला कहा जाएगा, और भारत में पश्चिम की तरफ मक्का का जो पश्चिम की तरफ पड़ता है भारत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में थी। दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर यह बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं यह है बेगमपुरी मस्जिद। अब देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने का दावा भी देखने को मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध भी उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक होती थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोठ की मस्जिद है, जो सिकंदर लोधी के शासनकाल में उसके द्वारा बनवाई गई थी, उसके मंत्री के द्वारा। और इसके बाद ये एक ही है, हाँ, मोठ मस्जिद ये भी है और ये भी सेम ही है, ठीक है। इसके बाद कमाली की मस्जिद है, और 1520 दशक के आखिरी दिनों में ये बनाई गई थी। अब देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था। मतलब खिलजी और तुगलक वंश जब था तो प्रशासन कैसा चल रहा था।
दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के प्रशासन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत होती थी। दिल्ली के शुरुआती सुल्तान, विशेषकर जो इल्तुतमिश सामंत जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब जो अपने विशेष उनके जो खास गुलाम होते थे उनको सूबेदार नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, जिनको नियुक्त की जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वे पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब उन्होंने इल्तुतमिश ने जो सुल्तान थे उन्होंने इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों को अपने अधिकारी, अपने नेता नहीं बनाया था, अपने सूबेदार नहीं बनाते थे, वो अपने खास गुलामों को बनाया करते थे। इसके बाद अब देखिए, बेटों से बढ़कर गुलाम होते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम होते थे दिल्ली के सुल्तानों के लिए। सुल्तानों को ये सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभव गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो ऐसा एक इतिहास में जानकारी, ऐसा एक अभिलेख मिलता है जिसमें ये लिखा गया था कि सुल्तानों को ऐसी सलाह दी जाती थी कि आप गुलामों को बेटों से बढ़कर माने, क्योंकि वो बढ़कर होते हैं। अब देखिए, खलजी और तुगलक शासक जो होते थे बंदगा का इस्तेमाल करते। बंदगा हमने देखा जो गुलाम होते थे, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगती थी। तो आश्रित का मीनिंग क्या है? आश्रित वो है किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में जो रहता हो। आश्रित होता है मतलब कि डिपेंडेंट होते हैं जो है ना, किसी पर आश्रय पर, किसी के आश्रय पर रहते हैं, किसी पर निर्भर होते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके प्रति वफादार नहीं थे। मतलब ऐसा होता था, मान लीजिए ये एक राजा है, इसके गुलाम जो है इसकी बात तो मानेंगे, लेकिन जब ये राजा अपने बेटे को या किसी और को उत्तराधिकारी बनाएगा तो ये उसकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा होता था। नए सुल्तानों के अपने अलग से नौकर होते थे, और किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी, क्योंकि अब नए नौकर और पुरानों के बीच लड़ाई हो जाती है। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। मतलब जब निचले लोगों को संरक्षण दिया जाता था, नीचे वाले लोगों को, तब जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगता था। और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो फिर वो आलोचना करते सुल्तानों की। अब देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधीन अधिकारी जन कौन होते थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, यानी कि शराब बनाने और बेचने वाला, इसको कहते हैं अजीज़ खुमार नामक कलाल, फिरोज़ हजाम नामक नाई, ये शराब वाला था, ये नाई था, मनका तब्बाख नामक बावर्ची, लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जो जियाउद्दीन बर्नी ने इसका नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। अब देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही जो खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार नियुक्त कर दिया था। यह इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता, जो दिए जाते थे गुलामों को, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इनको इक्तदार कहा जाता था या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, जो भी सैनिक अभियान चल रहे हैं, और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, मतलब अपने एरिया में। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। जो मुक्ति होते थे अपने इलाके से राजस्व लेते थे, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था
कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। मतलब ऐसा होता था कि एक एरिया इन्हें थोड़े समय के लिए जाए, फिर इसके बाद ट्रांसफ़र करके दूसरा एरिया, तो ऐसे चलता था उस समय, जिसके बाद उन्हें उनका स्थानांतरण होता था। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा इकट्ठे किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त करते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, मतलब जो राज्य ने तय किया है, ऐसा नहीं कि राज्य ने कहा है आपने 10 रुपीज़ लेना है तो आप उससे 50-100 ले रहे अपनी मर्जी से, है ना। तो जो राज्य निर्धारित करता था वही कर दिया जाता था और संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाते थे। जब दिल्ली के सुल्तानों ने शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिया तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण को, वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और गैर जमींदार राजस्व के निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी लगे। उसके बाद फिर 3 तरह के कर होते थे, ठीक है, फिर 3 तरह के कर लगाए जाते थे। जब दिल्ली के सुल्तानों ने सामंत और जमींदारों को अपने एक जॉब पर रख लिया नौकरी की तरह, तो 3 तरह के कर लिए जाते थे। फिर कृषि पर जो लगता था उसे खराज कर कहते थे, और जो किसान की उपज का लगभग 50% 50% होता था, मवेशियों पर लगता था, और घरों पर 3 तरह के कर लिए जाते थे। इसके बाद इस उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण बहुत कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ तक कि गंगा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी घने जंगलों में ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना प्रशासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते, पर वे अधिकार कुछ ही समय तक रख पाते थे। अब देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी का उल्लेख मिलता है। एक यात्री आए थे इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी देश मोरक्को से आए थे, और उन्होंने लिखा था कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे जाते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। कुल मिलाकर वे बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। तो उन्होंने उल्लेख किया है कि सरदार कैसे रहते थे और उस समय बांस कैसा था। अब देखिए चंगेज़ खान आता है। फिर चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना कि जो आज का उज़्बेकिस्तान है, इसको पहले ट्रांसऑक्सियाना कहा जाता था, इस पर हमला किया। इसके बाद शीघ्र ही जो दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के शुरुआत में दिल्ली पर मंगोलों के धावे आगे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती होती थी। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना भी किया था। अब देखिए कैसा सामना कैसे करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कैसे सामना करता है, देखिए दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे, 1299 और 1300 में, फिर 1302 और 3 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी।
मोहम्मद तुगलक कैसे? मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था। मंगोल सेना हार गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, एक स्थानीय सेना तैयार की और उसका आक्रमक ये एक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, सीरी। और जो इस नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली ये कुहना में निवासियों से खाली करवाकर वहां पर सैनिकों की छावनी बनवा दी। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने शहर बनवाया था और मोहम्मद तुगलक ने शहर को मतलब खाली करवा के दिल्ली को वहां पर एक बड़ी छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया था। फिर उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि के कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया था। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया जाता था और तुगलक जो था उसने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खदान इकट्ठे किए। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे, उसके अलावा कर लगाए गए थे। इसी दौरान फिर उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना जरूरी सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे जो भी उन्हें ज़रूरत थी और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों को कीमतें बढ़ा देते थे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लगा दिया कि ये चीज़ इतने की ही बिकेगी। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें फिर सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चला दी थी। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी से ना होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। वे अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो ये तुगलक के समय पर था। उसके बाद जो अलाउद्दीन के प्रशासकीय कदम जो थे वो बड़े काफ़ी मतलब सफल रहे थे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों को खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था तुगलक का। तब उसने तुरान पर हमले करने का इरादा भी छोड़ दिया था और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा होगी। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंत टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो फिर लोगों ने बगावत कर दी थी। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन था वो ज़्यादा अच्छा था, मतलब ज़्यादा सफल था। इन तमाम असफलताओं की गिनती करते हुए हमें क्या पता चलता कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के लिए योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी थी? 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हो गए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में फिर अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक के समूह भी उभरे थे। इसी काल में जो स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 45 तक इनका जो समय काल था, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को
चुनौती दी और उसको हरा दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके अपनाकर उन्हें और भी ज़्यादा चुस्त बना दिया था। मतलब जो पहले वाले जो शासक होते थे उनके तरीके अपनाते थे और उसमें कुछ सुधार कर देते थे। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी के प्रशासन की व्यवस्था को भी अपनाया था। मतलब जो पहले शासक होते थे उनकी व्यवस्था को अपनाया जाता था। अब देखिए 3 श्रेणियाँ होती थी। 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में सूत्रबद्ध होता है और इसके अनुसार जो समाज को 3 वर्गों में बांटा जाता है: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और ज़्यादा दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरता है। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। मतलब जो ईश्वर की जो प्रार्थना करते थे वो ईश्वरीय शांति वाला एक ग्रुप था, श्रेणी थी। उसके बाद नाइट जो कि युद्ध करते थे उनको कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों की अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेना को समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उस मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करके भेज दिया जाता था जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। तो इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली गई जिसे क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा गया। तो ये एक श्रेणी यहाँ से चली जाती है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल दी थी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उसे 1 सदी के बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो भी खुद को नाइट कहलाना चाहने लगे थे कि हमें भी नाइट कहा जाए। तो ऐसे 3 श्रेणियाँ होती थी: ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म शुद्ध। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें आप ये इम्पोर्टेंट वर्ड देख लीजिए: एकता और उसके बाद तारीख, फिर गैरिसन जो शहर बताया था, मंगोल, लिंग और खराज। ये कर होता था खराज। तो आप ये एक्सरसाइज करके देख लीजिएगा। हाँ, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं आया होगा तो आपको एक बार फिर से वीडियो देखनी होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।